प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कोई पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं आपको जो आपका अर्धवार्षिक जो पेपर है वह किस प्रकार का आता है, उसका पैटर्न क्या होता है, वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे जानते होंगे कि पेपर किस तरह से बनता है या कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, वैसे तो आप अगर पूरी किताब पढ़ेंगे तो हर चीज़ क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर आप पेपर के अनुसार पढ़ेंगे कि पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है, कौन से प्रश्नों में हमें अधिक ध्यान देना है, तो आपके लिए परीक्षा में बैठना और परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करना आसान हो जाता है। तो मैं आपको कक्षा 11 का जो पेपर है उसका पैटर्न बताने जा रही हूँ। तो किस प्रकार से आपका पैटर्न या पेपर का नमूना होता है, कैसी बनावट होती है, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आपका पेपर है ये आपके 3 घंटे का पेपर होता है और 80 नंबर का होता है। इसमें 2 खंड होते हैं, अ और ब। दोनों खंडों से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं। ऑप्शनल प्रश्न नहीं होते हैं, अनिवार्य होते हैं और सभी के अंक उनके सामने लिखे होते हैं। तो जो पहला प्रश्न आप लोगों का आता है वो आता है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, कहीं से भी वो गद्यांश हो सकता है। तो उसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए रहते हैं। तो उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर गद्यांश को पढ़कर देना होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रश्न के उत्तर जब ढूंढते हैं, उसका प्रश्न का जो उत्तर होता है वह सिर्फ 2-3 शब्दों में होता है। तो उस 2-3 शब्दों को न लिखकर वो क्या करते हैं, पूरी पैराग्राफ 3 या 4 लाइनें उस पैराग्राफ की उतार देते हैं। तो इसमें भी बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं उत्तर देने में भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उस प्रश्न में क्या पूछा गया है उस प्रश्न के उत्तर को ही लिखना है। ये नहीं कि आप एक 3-4 शब्द का आपका उत्तर है तो बच्चे पूरा पैराग्राफ या आधा पैराग्राफ उतार के कॉपी में लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर छांट कर लिखना है। और इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो गद्यांश का शीर्षक बताने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है और उस 2-3 बार पढ़ने के बाद उस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है, क्या उसका एक उद्देश्य है, उसका शीर्षक होता है। और ज़रूरी नहीं एक ही शीर्षक हो, 2 या 3 शीर्षक भी एक गद्यांश के हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो अगला आपका प्रश्न आता है दूसरा, वो आपका निबंध होता है और यह 200 शब्दों में लिखना होता है। आपको 8 नंबर का होता है और पहला प्रश्न जो था वो आपका 10 नंबर का होता है। ठीक है। तो निबंध में भी बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं कि निबंध को आप पैराग्राफ के रूप में लिख देते हैं, एक अनुच्छेद की तरह लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और पैराग्राफ में आपको हेडिंग के साथ निबंध को लिखना होता है, क्योंकि निबंध का अर्थ ही यही है कि अलग अलग बंद मतलब अलग अलग उसके जो वो उसके हेडिंग होंगी उसी के अनुसार निबंध लिखा जाता है। तो इसमें आपको 200 शब्द होने अनिवार्य हैं, तभी आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। 8 अंक तभी आपको प्राप्त होंगे जब 200 शब्द आप उसमें लिखेंगे और इसके अलावा निबंध को हेडिंग के साथ लिखेंगे। ठीक है। अगर आप उसमें बीच में कोई कविता की लाइन, कोई दोहा या कोई लोकोक्ति, मुहावरे, इन सब का प्रयोग करते हैं तो इससे निबंध और अच्छा लगता है। तो तीसरा प्रश्न आप लोगों का आता है जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम
जो आपकी एक हेल्प बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसमें जैसे आता है समाचार किसे कहते हैं, जनसंचार किसे कहते हैं, और समाचार की क्या विशेषताएं होती हैं, हिंदी समाचार पत्र के नाम बताइए, अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और वह सब 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न आपका होता है कि या तो संपादकीय लिखना, या रिपोर्ट लिखना, या शिकायती पत्र लिखना, या प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना। तो इसमें आपको एक अथवा में एक प्रश्न दिया जाता है, जैसे इसमें दिया गया है इस पेपर में, कि अपने क्षेत्र में आवारा तथा जंगली जानवरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति से अवगत कराते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो संपादकीय किसे कहते हैं, रिपोर्ट किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैंने पहले बताया है। तो आप उसी के अनुसार इसको लिखेंगे। और इसको आपको इसमें एक आपके पास एक विकल्प होता है कि आप इसके अथवा में दूसरा प्रश्न भी आता है, जिस दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है। तो इसमें जैसे आया है, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। ठीक है। और ये आपका आता है 5 मार्क्स का। तो आप लोग अगर चाहें तो अपने साथ कॉपी पेन आपने रखी है तो आप उसको लिखते जाएं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर के होते हैं। तो अगला जो प्रश्न आप लोगों का होता है वह आपकी जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड से जो भी आपकी कविता है, तो उसमें से आपको कोई 2 या 4 पंक्तियां दी होंगी। उन 2-4 पंक्तियों में से आपको नीचे प्रश्न दिए रहेंगे। उन प्रश्नों में से आपको प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश को पढ़कर देना होता है। तो इसमें भी आपको एक विकल्प होता है, आपको 2 दिए रहते हैं, उसमें से किसी एक के प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है। और यह जो प्रश्न होता है वो 6 नंबर का होता है। ठीक है। फिर छठा प्रश्न आपका होता है कि काव्यांश को, एक और प्रश्न आता है, काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको एक तो भाव सौंदर्य उस पंक्तियों का लिखना होता है, दूसरा काव्यांश के काव्य शिल्प पर प्रकाश डालिए। भाव सौंदर्य का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, भाव का मतलब होता है अर्थ। तो आपको उस जो पंक्तियां दी हैं 2 पंक्तियां, उसका अर्थ लिखना होता है। और जो काव्यांश का जो काव्य शिल्प कहा जाता है, काव्य शिल्प का मतलब कहा जाता है कि काव्य शिल्प, शिल्प का मतलब होता है बनाना। तो कविता को बनाने के लिए कवि ने किन किन चीज़ों का उसमें प्रयोग किया है, जैसे भाषा कैसी है, उसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है, इन सब चीज़ों को उस काव्य शिल्प में लिखा जाता है। ठीक है। अगला आपका 7वां प्रश्न, काव्य खंड के जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं उसमें से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई 3 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और यह आपका 4 अंक का होता है। ठीक है। 8वां प्रश्न आपका होता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपकी गद्य खंड की पुस्तक है, गद्य खंड जो आपका भाग है, उसमें से आपको किसी भी पाठ का कोई भी गद्यांश दिया जाएगा पेपर में, और उसमें से आपको उसके नीचे जो प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश में से छांट के लिखने होते हैं। और इसमें एक प्रश्न आता है, पाठ तथा लेखक या लेखिका, कवि या कवित्री का, जो जिसने भी उस पाठ को लिखा है, लेखक का नाम और उस पाठ का नाम और लेखक, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी बुक है आरोह, उस बुक के हर पाठ का नाम और वह किसने लिखा है उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 2 नंबर आपके आराम से उस चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो 2 मार्क्स आपको सिर्फ पाठ और पाठ के नाम से आपको मिल जाएंगे। तो इसमें भी आपके लिए एक अथवा में एक प्रश्न होता है। तो यह जो प्रश्न है 8वां प्रश्न,
ये 6 नंबर का होता है और इसमें 3 प्रश्न होते हैं और 6 नंबर का यह प्रश्न होता है। इसमें आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपका आता है, 9वां प्रश्न जो आता है, वो आपके गद्य खंड के अभ्यास प्रश्न आते हैं। जो गद्य खंड आपका है उसमें जो अभ्यास के प्रश्न हैं वह दिए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अभ्यास के प्रश्न न हो तो उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पाठ को अच्छे से याद करना पड़ेगा कि उसमें क्या कहानी है, किसके बारे में बताया गया है। अगर आप उसको पाठों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 10वां प्रश्न आपका आता है, जो आपकी दूसरी बुक है वितान। वितान में से जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपको इसमें दिए जाते हैं। ये जो 9वां प्रश्न आपका है वो 4 नंबर का होता है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और जो 10वां प्रश्न आपका वितान से आता है वह 6 नंबर का होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका गद्य खंड, काव्य खंड और वितान ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न है वो यहाँ पर तक पूछे जाते हैं। तो आगे जो आपका खंड ब है, खंड ब में आपकी जो तीसरी बुक आपकी है संस्कृत प्रबोधिनी, उसमें से आप प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो 11वां प्रश्न खंड ब संस्कृत प्रबोधिनी से जो प्रश्न आते हैं वो 11वां प्रश्न होता है और यह 6 अंक का होता है। इसमें आपको जो आपकी पुस्तक है उसमें से जो पाठ हैं उन पाठों के किसी भी पाठ का कोई एक गद्यांश आता है और उसमें से आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो 6 मार्क्स का ये प्रश्न होता है, 6 अंक का। तो आपको पाठ जो आपने पढ़ा है उसी में से एक गद्यांश आता है, उस गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर छांट के संस्कृत में लिखने होते हैं। प्रश्न संस्कृत में ही पूछे जाते हैं तो संस्कृत में ही उसका उत्तर आपको लिखना होता है। और जो 12वां प्रश्न होता है आपका, जो आपकी संस्कृत प्रबोधिनी है, उसी में से कोई श्लोक पूछते हैं और उसमें से आपको उनके नीचे जो 2 प्रश्न दिए रहते हैं, 2 या 3, उसका उत्तर आपको उस श्लोक को पढ़कर देना होता है। तो ये आपके 4 नंबर का आता है। 13वां प्रश्न आपका होता है, जो आपके संस्कृत प्रबोधिनी के अभ्यास प्रश्न हैं उसके 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो आपके ऑप्शन में होते हैं, आपके 8 प्रश्न होते हैं। 8 प्रश्नों में से आपको कोई भी 5 प्रश्न करने होते हैं, या कभी कोई 10 प्रश्न होते हैं तो 5 करने होते हैं, या 8 होते हैं। तो ये इसके लिए भी आपको अभ्यास प्रश्न जो आपके संस्कृत प्रबोधिनी जो आपकी पुस्तक है उसमें से जो आपको अभ्यास प्रश्न कराए जा गए हैं, पूर्ण वाक्यन, एक पदेन, जो भी प्रश्न हैं उन सबको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा और उसको संस्कृत भाषा में ही लिखना होता है, हिंदी में नहीं लिखना होता है। तो संस्कृत में आपको संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। यानी कि आप सोचते हैं कि हिंदी का पेपर है तो संस्कृत में प्रश्न है तो उसका उत्तर हम हिंदी में कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपने जो आपको करवाए गए हैं तो उसमें से आपको इसको याद करना है, याद करके आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और 14वां जो आपका प्रश्न है उसमें आपको शब्द दिए रहेंगे और उन शब्दों में से आपको 3 वाक्य बनाने होंगे। एक शब्द का एक वाक्य होगा। तो आपको कोई जैसे आपके 6 शब्द होंगे तो 6 शब्दों में से आपको 3 शब्द लेकर उनसे संस्कृत वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो ये आपके 3 नंबर का होता है। 5वां जो प्रश्न आपका होता है समास विग्रह। 15वां का जो क होता है उसमें समास विग्रह आते हैं। ख में आपके कारक चिन्ह आते हैं कि कौन सा कारक है, और समास विग्रह में आपको समास विग्रह करना होता है और समास का नाम लिखना होता है। और 15वें के ग में आपको शब्द रूप लिखने होते हैं, शब्द रूप में आपको, और घ में आपको धातु रूप दिए रहेंगे। कोई भी पठ, गम, लिख, ये कोई भी शब्द दिया रहेगा और उसमें कोई भी पुरुष या कोई वचन का आपको लिखना पड़ेगा। और 15वें का ङ जो होगा उसमें आपको संधि विच्छेद करनी पड़ेगी।
तो 15वें का जो क ख ग घ ङ ये जो 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। और अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं तो आपके इसमें अथवा में एक प्रश्न आता है। वह प्रश्न है कि अस्मिन् प्रश्ने पत्रे आगतं श्लोकं विषयकमपि अन्यं कंठस्थ श्लोक लिखित्वा हिंदी भाषायां तस्य अनुवादं कुरु। तो इसका अर्थ है कि ऐसा कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो और उस श्लोक को लिखकर आपको उस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना होता है। या तो आप 15वां प्रश्न पूरा करेंगे, उसके जो 6 प्रश्न हैं क ख ग घ ङ 6 नंबर के वो करेंगे, या उसके अथवा में आप अपनी जो किताब है आपकी संस्कृत प्रबोधिनी उसमें से कोई भी एक श्लोक लिखेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। और वह प्रश्न आपकी वह आपका प्रश्न जो है श्लोक है वो इस जो आपका पेपर है इसमें नहीं आना चाहिए, इसके अलावा आपको लिखना होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसी अनुसार पढ़ेंगे, इसी पैटर्न के अनुसार आप पढ़ेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और जितना भी आपको कराया गया है उसको याद करना ज़रूरी है। और जो मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी उसमें मैं गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत प्रबोधिनी और वितान, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में बार बार दोहराए जाते हैं, उन सब मैं आपको उसमें ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।